दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं यूपी सुपर टेट की तैयारी तो ये इकलौती क्लास आपके शिक्षण कौशल के लिए काफी है, क्योंकि इसमें जितने भी आपको वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं शिक्षण कौशल के लिए, उन सभी क्वेश्चन का समावेश किया गया है और कुल 500 प्रश्नों का ये गेस्ट पेपर है। अगर आप इसे करके जाएंगे तो एक भी वैरायटी के क्वेश्चन आपको अलग नहीं मिलेंगे और हो ना हो ऑप्शंस और क्वेश्चंस भी आपको यहां पर डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो एक छोटा सा आपको क्लास होगा, ये रैपिड रिवीजन टाइप का ये गेस्ट पेपर जो आप हमेशा बिना बर्डन के देख पाएंगे। ये एक यूनिक टाइप का क्लास मैं आपके लिए करा रहा हूं। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 500 प्रश्नों का गेस्ट पेपर और आपको 500 प्रश्न विद प्रॉपर आंसर की मैं यहां पर आपको आज बताने वाला हूं, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और एक क्लास जब भी आपको रिवीजन करने का मन हो, इस क्लास को रिवीजन करके आप अपनी पूरी तैयारी कर सके। पहला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये होगा आपको कि विद्यार्थी में स्थायी अधिगम विकसित करना, क्योंकि बाकी ऑप्शंस हमारा यहां पर नेगेटिव है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। तीसरा है कि शिक्षण प्रारंभ करने से पहले शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को सबसे पहले विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का आकलन करना चाहिए। प्रभावी कक्षा शिक्षण का सबसे उपयुक्त आधार क्या होता है? तो सबसे उपयुक्त आधार होगा बच्चे की सक्रिय सहभागिता, बाकी आपका नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है यहां पर हमारा, है ना। चलिए एक मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न क्यों पूछते हैं? प्रश्न पूछने का जो बच्चों के लिए मुख्य उद्देश्य होता है, चिंतन और समझ को विकसित करना होता है। एक कुशल शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रभावी संप्रेषण एवं संवेदनशीलता। यदि कोई विद्यार्थी बार बार गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है तो संकेत और मार्गदर्शन देकर सही उत्तर तक पहुंचने के लिए मदद करना चाहिए। बाकी नेगेटिव ऑप्शन आप पॉज करके देख लीजिएगा और आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपको कम से कम समय में इस क्वेश्चन का समावेश दे दूं। बाकी डिटेल एनालिसिस क्लास तो डेली चलती ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण का लक्ष्य है? तो विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये लक्ष्य है। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिगम को स्पष्ट एवं प्रभावी बनाना होता है। यदि कक्षा में विद्यार्थी की सीखने की गति अलग अलग हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। फीडबैक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कभी भी आप किसी को भी फीडबैक देते हैं तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? फीडबैक देने का जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो हमेशा बेहतर करना होगा, अधिगम में सुधार करना होगा। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? हमेशा एक शिक्षक को मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। कक्षा में प्रेरण का सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो सबसे अच्छा स्रोत आपका अर्थपूर्ण एवं रुचिकर अधिगम अनुभव होगा। प्रभावी शिक्षण का सबसे उपयुक्त प्रमाण क्या होगा? सबसे उपयुक्त प्रमाण होगा विद्यार्थी के व्यवहार एवं उपलब्धि में सकारात्मक परिवर्तन। यदि विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को क्या चाहिए? यहां पर शिक्षक को चाहिए कि वो प्रश्नों का स्वागत करे और चर्चा को प्रोत्साहित करे। हमेशा बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आपको उनको प्रश्नों को पूछने के लिए आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रभावी कक्षा प्रबंधन को दर्शाती है? तो विद्यार्थी की जो सक्रिय एवं अनुशासित सहभागिता है यही दर्शाएगी। इसके बाद देखिए, किसी विषय के शिक्षण के बाद शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले शिक्षक को बच्चे की समझ का आकलन करना चाहिए, ताकि आप बच्चे को समझ के सही शिक्षण दे सकें। शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन का उद्देश्य क्या होता है? पुनर्बलन मतलब होता है वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना, ताकि जो रिक्वायर्ड बिहेवियर है उसको हम प्रोत्साहित कर सके। प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक को सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि विद्यार्थी उत्तर देने में संकोच कर रहा है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को हमेशा प्रोत्साहित करके भयमुक्त वातावरण बनाना चाहिए। भयमुक्त, भययुक्त नहीं, भयमुक्त। प्रभावी शिक्षण की योजना बनाते समय सबसे पहले किस पर विचार किया जाता है? तो ऐसे केसेस में सबसे विद्यार्थी के अधिगम उद्देश्य पर विचार किया जाता है। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रमुख जो है लाभ क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग अगर आप करा रहे हैं
तो इसका प्रमुख लाभ होता है कि विद्यार्थी में सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम आधार क्या हो सकता है? तो ये होता है बच्चे की सक्रिय उपलब्धि और अधिगम। बच्चा अगर अचीवमेंट करे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। प्रभावी शिक्षक जो है विद्यार्थी की त्रुटि को किस रूप में देखते हैं? जो प्रभावी शिक्षक होते हैं वो कभी भी किसी गलती को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। एक आदर्श कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक आदर्श कक्षा में शिक्षक का व्यवहार हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए, कभी भी किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे एकदम शिक्षक के दृष्टिकोण से पढ़ोगे, क्वेश्चन सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोटिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी में सीखने की रुचि उत्पन्न करना। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बार बार उत्तर देने का प्रयास करते हैं जबकि अन्य शांत रहते हैं, ऐसे केस में टीचर को क्या करना चाहिए? तो शांत विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना चाहिए। शिक्षण में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना किस शिक्षण सूत्र का उदाहरण है? तो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना विशिष्ट से सामान्य की तरफ होता है, बाकी जो है आपका उसका उल्टा यहां पर आपको दिया हुआ है। तो उदाहरण से नियम की बात हुई थी। उसके बाद देखिए यहां पर ब्लैक बोर्ड का जो प्रभावी उपयोग है वो मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो ब्लैक बोर्ड का जो प्रभावी उपयोग है वो मुख्यतः शिक्षण को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने के लिए किया जाता है। अभी अगर आपने देखा यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है तो इसका उद्देश्य यही है कि आपको सही तरीके से हम शिक्षण करवा सकें। उसके बाद देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? माइक्रो टीचिंग 6 मिनट का 6 सेशन। इसका उद्देश्य होता है शिक्षक को विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास करना, है ना। शिक्षण के ये बच्चों के लिए नहीं है, ये टीचर के लिए होता है। इसके बाद देखिए यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर आंशिक रूप से सही है तो शिक्षक का सबसे उचित व्यवहार क्या होगा? शिक्षक सही भाग की सराहना करते हुए उत्तर को पूर्ण करने हेतु बच्चे को प्रेरित करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पुनर्बलन का सबसे उपयुक्त प्रभाव क्या होगा? तो यहां पर आपको होगा वांछित व्यवहार को सुदृढ़ करना। प्रभावी पाठ योजना का आधार क्या होना चाहिए? अच्छे से लेसन प्लान अगर बनाना चाहते हैं तो अधिगम उद्देश्य एवं विद्यार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। यदि कक्षा में विद्यार्थी की रुचि कम हो रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को हमेशा शिक्षण विधि में परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का क्या उद्देश्य है? तो ज्ञात से अज्ञात की जब आप बात करते हैं तो इसका उद्देश्य है पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना। और शिक्षण में पूर्व प्रश्न पूछने की जो कला है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो जो शिक्षण में प्रश्न पूछने की कला है उसमें विद्यार्थी के चिंतन को सक्रिय करना मुख्य उद्देश्य होगा। यदि शिक्षक लगातार एक ही स्वर में पढ़ा रहा है तो कौन सा कौशल प्रभावित होगा? तो उस केसेस में आपकी उद्दीपन विविधता जो है वो प्रभावित होगी, क्योंकि अलग अलग कौशल करके उद्दीपन विविधता कराई जाती है। उसके बाद देखेंगे कक्षा में क्लोजर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो भी पढ़ाया गया है उसको इंटीग्रेट कर पाना, ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद यहां पर देखिए प्रभावी शिक्षण में फीडबैक सबसे कम सबसे अधिक उपयोगी होता है। कब सबसे अधिक उपयोगी होता है फीडबैक? तो यहां पर अगर आप देखोगे अधिगम प्रक्रिया के दौरान अगर आप फीडबैक देते हो तो बच्चे के लिए सबसे इंपैक्टफुल है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी के अनुभव को जोड़ता है तो वो किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो वो पालन कर रहा है ज्ञात से अज्ञात का पालन कर रहा है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? तो अगर आप अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो बढ़िया से पढ़ाइए, रुचिकर सहभागिता, ऑटोमेटिकली अनुशासन बना रहेगा। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय जो शिक्षक है उनको सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षक को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामग्री बच्चे के स्तर और उद्देश्य के अनुरूप हो। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे रहे हैं तो इसका प्रथम संकेत क्या है? शिक्षण या प्रश्न की पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है, सीधे बच्चे पे गलती नहीं डालेंगे। प्रदर्शन विधि सबसे अधिक प्रभावी कब होगी? एक प्रकार की ये जो है शिक्षक केंद्रित विधि ही है, तो ये सबसे अधिक प्रभावी तब होगी जब किसी कौशल या प्रक्रिया को सिखाया जाता है। शिक्षण विधि पर आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, आपको बस ये ध्यान देना है कि उसमें जो अलग अलग विधि है उसके अंतर्गत उनके महत्व को आप समझे। सभी विधि महत्वपूर्ण होती है। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? प्रत्येक बच्चे का स्वयं का उत्तर देना नहीं, विद्यार्थी के सीखने के लिए प्रेरित करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कक्षा में दो विद्यार्थी किसी विषय पर अलग अलग मत रखते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि तर्कपूर्ण चर्चा और माध्यम के से निष्कर्ष तक पहुंचाना। ये जो मेरा क्लास है इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में आपको 500 क्वेश्चन की पूरी सीरीज दे दूं, बाकी रेगुलर तो डिटेल चलता ही है, लेकिन अगर आपको कहीं पर देखना हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत बालक के मानसिक विकास के अनुरूप माना जाता है? तो सरल से कठिन जो है ये बच्चे के मानसिक विकास के अनुरूप माना जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा?
उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा अधिगम कठिनाइयों को दूर करना। शिक्षण प्रक्रिया में आईसीटी का सबसे प्रमुख लाभ क्या होता है? प्रमुख लाभ होता है अधिगम को अधिक सहभागितापूर्ण और प्रभावी बनाना। एक प्रभावी शिक्षक का मूल्यांकन मुख्यतः किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो शिक्षक का मूल्यांकन हमेशा बच्चे की अधिगम एवं विकास में उसके योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? तो बच्चे की जो अधिगम आवश्यकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षण के दौरान यदि अधिकांश विद्यार्थी उत्तर देने में संकोच करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए प्रेरित करें। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र जो है बच्चे को सोच को क्रमिक रूप से विकसित करने में मदद करता है? तो यहां पर आपका जो सरल से कठिन है वही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद करता है। कक्षा में ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते समय शिक्षक को सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यह ध्यान रखना चाहिए कि लेखन स्पष्ट और व्यवस्थित हो, क्योंकि अगर बच्चा देखेगा ही नहीं मान लीजिए तो वो कैसे फिर चीजों को समझ पाएगा। यदि कोई विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है तो शिक्षक का सर्वोत्तम व्यवहार क्या होगा? उस केस में शिक्षक का व्यवहार यह होगा कि संकेत देकर सही उत्तर तक बच्चे को आपको पहुंचाना है। प्रभावी शिक्षण में पुनर्बलन का उद्देश्य क्या होता है? पुनर्बलन का उद्देश्य होता है वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना। शिक्षण प्रक्रिया में समापन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समापन कौशल का उद्देश्य होता है मुख्य बिंदुओं को पुनर्संगठन करना, वही कंक्लूड करना। यदि कक्षा में विद्यार्थी का ध्यान भटकने लगे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमेशा एक शिक्षक को कोशिश करना चाहिए कि शिक्षण शैली और गतिविधि में परिवर्तन लाए। देखिए, हमेशा हमें कोशिश करना है कि हम कुछ ऐसा क्या कर दे जो बच्चा आगे बढ़ जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो बच्चे की सोच को सक्रिय करना, यह मुख्य उद्देश्य हो सकता है। कौन सा प्रभावी शिक्षण का संकेतक है? प्रभावी शिक्षण का संकेतक बच्चे का सक्रिय सहभागिता करना है। माइक्रो टीचिंग में मुख्य रूप से किस पर बल दिया जाता है? माइक्रो टीचिंग कभी भी आप कराइएगा मुख्य रूप से विशिष्ट शिक्षण कौशल के अभ्यास पर बल दिया जाता है और यह टीचर के लिए होता है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सबसे उत्तम आधार क्या होगा? तो इसका सबसे उत्तम आधार होगा बच्चे की सक्रिय सहभागिता। यदि किसी विद्यार्थी को किसी विषय में लगातार कठिनाई हो रही है, हमें क्या करना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हम व्यवस्था करें। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमेशा सहयोग होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी किसी अवधारणा को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमें बहुत ध्यान से उनकी प्रॉब्लम को समझकर क्या करना चाहिए? वैकल्पिक उदाहरण और गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से समझ जाए। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम में सुधार लाना होता है। कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रशंसा का प्रयोग किस प्रकार के पुनर्बलन का उदाहरण है? शिक्षक जब प्रशंसा करते हैं तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव पुनर्बलन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण की है? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण की विशेषता बच्चे की सक्रिय सहभागिता है। यदि शिक्षक प्रश्न पूछकर उत्तर के लिए पर्याप्त समय देते हैं तो वह किस कौशल का प्रभावी उपयोग माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका प्रतीक्षा समय का उचित उपयोग माना जाता है। उसके बाद देखिए, कक्षा में विविध शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो ऐसे केसेस में सबसे जो बेहतरीन उपयोग है वो रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है ताकि बच्चे को मजा आए। शिक्षण में प्रेरणा का सबसे प्रभावी स्रोत क्या है? तो सबसे प्रभावी स्रोत अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव है। यदि शिक्षक विद्यार्थी से चर्चा कराकर निष्कर्ष तक पहुंचता है तो किस शिक्षण विधि तक ये काम कर रहा है? तो चर्चा हो रही है और वहां से निष्कर्ष पहुंच रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर हो रही है, सुकराती विधि आप इसको बोलते हैं, चर्चा विधि। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर विशेषता है उसकी बात की जा रही है, तो विद्यार्थी में अधिगम और सोच का विकास करना। प्रभावी शिक्षण का मूल आधार क्या आप मानोगे? तो मूल आधार हम मानेंगे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच प्रभावी अंतःक्रिया। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहुत तेज हैं और कुछ अपेक्षाकृत धीमे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? एक टीचर को हमेशा व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखते हुए शिक्षण करना चाहिए ताकि सबका विकास हो। उद्दीपन विविधता, जो अलग अलग उद्दीपन हम बच्चे के लिए तैयार करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है विद्यार्थी का ध्यान एवं रुचि बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रभावी शिक्षण को दर्शाएगी? प्रभावी शिक्षण को जब बच्चे प्रश्न पूछ रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, वो प्रभावी शिक्षण होगा। यदि जो शिक्षक है किसी कठिन विषय को चार्ट एवं मॉडल की सहायता से समझाते हैं तो उसको आप कैसे देखते हैं? ये विषय को
जो है स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने की दृष्टि से देखते हैं हम इसे। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा अधिगम का उद्देश्य, जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो। पुनर्बलन का सबसे बेहतरीन उदाहरण इसमें से आप किसको कहोगे? सही उत्तर पर प्रशंसा करना। देखिए, पुनर्बलन तो नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या होगा पुनर्बलन का? सही उत्तर की प्रशंसा करना, पॉजिटिव हुआ। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को उत्तर देने का अवसर देता है कि किस गुण को दर्शाता है, बहुत अच्छी बात है, ये निष्पक्षता है टीचर के अंदर। शिक्षण की सफलता का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? सबसे बेहतरीन शिक्षक कब सफल माना जाएगा? जब बच्चों में अपेक्षित अधिगम परिवर्तन आ जाए। इतना मेहनत कर रहे हैं आप, सीख जाएंगे तो ही हमारा सफलता है। उसके बाद किसी पाठ की शुरुआत में बच्चे के पूर्व ज्ञान पर परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी की त्रुटियों को किस रूप में स्वीकार करता है? तो वो करते हैं सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। एक मिनट, है ना, सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। वहीं पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कक्षा में विद्यार्थी की रुचि कम हो रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को शिक्षण गतिविधि में परिवर्तन लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को थोड़ा सा एक अलग टाइप का इंटरेस्ट आएगा सीखने में। उसके बाद देखिए, प्रभावी प्रश्न पूछने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्नों का अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो विचार और तर्क पर आधारित प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा शिक्षण में प्रतीक्षा समय, वेट टाइम जो होता है उसका क्या महत्व है? इस पर भी क्वेश्चन आपको आता है। उसमें मतलब कि बच्चे को सोचने का अवसर देंगे, जिसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद देखिए, यदि शिक्षक पढ़ाते समय बच्चे को समूह में कार्य करने का अवसर देते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। कक्षा में शिक्षक द्वारा नेत्र संपर्क, आई कांटेक्ट क्यों बनाया जाता है? आई कांटेक्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में सहभागिता और ध्यान बनाए रखना। तो बच्चे को इंटरेक्शन होता है तो उनको कनेक्टेड फील होता है ना। शिक्षण के में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम में सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना कि कैसे और सुधार हो रहा है। उसके बाद अगर देखिएगा, शिक्षक विद्यार्थी में किसी समस्या के अनेक समाधान खोजने को कहता है तो वह किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित करता है? तो यहां पर ये डाइवर्जेंट थिंकिंग पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सृजनात्मक चिंतन के जोड़ में वो है। प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? एक प्रभावी शिक्षक बच्चे को सक्रिय अधिगम के लिए प्रेरित करता है। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को हमेशा अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करनी चाहिए। कक्षा में डिस्कशन मेथड का प्रमुख लाभ क्या है? डिस्कशन मेथड का प्रमुख लाभ है कि विद्यार्थी में चिंतन और अभिव्यक्ति का विकास करना। कौन सा प्रभावी संप्रेषण का आवश्यक तत्व है? तो प्रभावी संप्रेषण का आवश्यक तत्व होगा स्पष्ट एवं सरल भाषा का प्रयोग करना। यदि शिक्षक किसी विद्यार्थी की प्रयास की सराहना करता है, भले ही उत्तर पूर्णतः सही ना हो, तो यह किसका उदाहरण है? तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये सकारात्मक पुनर्बलन है कि जितना भी किया उसका प्रशंसा हुआ। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? जब भी आप एक बेहतर प्रभावी शिक्षण करते हैं बच्चों के सामने, तो शिक्षक की इसमें यह भूमिका होती है कि आप एक बेहतर मार्गदर्शन और अधिगम सुगमकर्ता की तरह काम करें। एक आदर्श शिक्षक का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक आदर्श शिक्षक आप तभी बनते हैं जब बच्चों के सर्वांगीण विकास को आप सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया में सफलता जो है मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो शिक्षण की प्रक्रिया में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है शिक्षक और विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता पर। यदि विद्यार्थी पढ़ाए गए विषय को अपने दैनिक जीवन का प्रयोग से जोड़ने लगता है तो अच्छी बात है। तो ये क्या है? यह सार्थक अधिगम कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थी में समस्या समाधान क्षमता का अधिक विकास करेगी? तो अधिक विकास क्या करेगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि अगर लगाओगे तो बच्चा समस्या समाधान अच्छे से कर पाएगा। यदि शिक्षक प्रत्येक उत्तर के बाद विद्यार्थी को सोचने के लिए समय देता है तो उसको क्या कहते हैं? इस पर कई वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। इसको हम लोग प्रतीक्षा समय कहते हैं, वेट टाइम कहते हैं। शिक्षण में सरल से कठिन का सूत्र एक अच्छा सूत्र माना जाता है। ये क्या है? ये सीखने के क्रमिक और सहज चीजें हैं कि आसान से मुश्किल चीजें कराइए। यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर गलत है तो शिक्षक का सबसे उचित व्यवहार इस केस में क्या होगा? ये होगा उचित संकेत देकर सही उत्तर तक पहुंचना। कक्षा में कोऑपरेटिव लर्निंग क्यों हम कराते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सहयोग और सामाजिक कौशल को विकसित करना। ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय शिक्षण को सबसे ज्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए? लेखन स्पष्ट और क्रमबद्ध हो। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस केस में शिक्षक को अपनी शिक्षण रणनीति में जो है परिवर्तन करना चाहिए। आपको कई वैरायटी के क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा जो है इधर उधर करके दोबारा पूछे जाते हैं। तो उस चूंकि 500 क्वेश्चन है तो हर छोटे छोटे चेंजेस को मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। शिक्षण में पुनर्बलन का सबसे प्रभावी रूप कौन सा होगा?
तो यहां पर अगर आप देखोगे सबसे प्रभावी रूप होगा सकारात्मक प्रशंसा। कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कक्षा में कभी भी अगर प्रश्न पूछना है तो बच्चे की सोच को सक्रिय करने के लिए करते हैं। यदि शिक्षक बच्चे के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनता है तो यह किसका उदाहरण है? कोई भी शिक्षक अगर बच्चे के जो उत्तर है उसको ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करते हैं तो वो प्रभावी संप्रेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा? तो मूल्यांकन का उद्देश्य होगा बच्चे की गुणवत्ता में सुधार लाना। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग अमूमन विषय को स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए किया जाता है। यदि कक्षा में विद्यार्थी स्वयं प्रश्न पूछने लगे, है ना, क्लास में बच्चा खुद एक्टिव हो गया और खुद एक्टिव होकर प्रश्न पूछने लगे, ये कितना बढ़िया बात हो गया। तो ये क्या है कि बच्चे की सक्रिय अधिगम अब हो रही है। शिक्षण में उद्दीपन विविधता जब भी हम करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे का ध्यान एवं रुचि बनाए रखना। कौन सा प्रबंधन सबसे ज्यादा उपयोगी है? रुचिकर और सहभागिता आपका सबसे ज्यादा उपयोगी होगा। यदि किसी विद्यार्थी के सीखने की गति धीमी है तो टीचर को हमेशा इसके फोल्डिंग देना चाहिए, अतिरिक्त सहायता प्रदान करना चाहिए। और उपचारात्मक शिक्षण कब आवश्यक होगा? उपचारात्मक शिक्षण उस केस में आवश्यक होगा जब बच्चा किसी अधिगम की कठिनाई में है। ज्ञात से अज्ञात जो होता है उसको आप कैसे जोड़ते हैं? ये पूर्व ज्ञान के आधार पर है, जो आपका ज्ञात है वहां से अज्ञात पर चलते हैं। उसके बाद अगर आप देखिएगा, एक शिक्षक विद्यार्थी को समूह में कार्य करने का अवसर देता है तो वो क्या कर रहे हैं? वो सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रभावी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी के अधिगम को सुगम बनाने की कोशिश होना चाहिए। पाठ के अंत में शिक्षक द्वारा जो मुख्य बिंदुओं का संक्षेप किया जाता है उसको आप कैसे देखते हैं? उसको समापन कौशल के रूप में देखते हैं। कौन सी स्थिति प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम संकेतक होता है? तो प्रभावी शिक्षण में जब आप बच्चा स्वयं सीखने में सक्रिय होता है उसको कहते हैं। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा बच्चों में स्थायी अधिगम कराना। स्थायी अधिगम सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि अगर अधिगम स्थायी नहीं हुआ तो फिर अधिगम का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। यदि कक्षा में विद्यार्थी किसी विषय को लेकर अलग अलग मत रखते हैं, हो सकता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में? हो सकता है बच्चे अलग अलग मत रख रहे हैं तो आपको चर्चा के माध्यम से तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर करके सीखना किस प्रकार के शिक्षण को प्रोत्साहित करता है? तो ये प्रोत्साहित करता है आपको सक्रिय अधिगम को। कक्षा में प्रश्न पूछते समय शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्नों का अधिक प्रयोग करना चाहिए? तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों के बीच में कि चिंतन और विश्लेषण जिसमें ज्यादा हो उस प्रकार के प्रश्नों का हम बच्चों में प्रयोग करें। यदि शिक्षक कठिन विषय को उदाहरण और चित्र की सहायता से समझाता है तो वह किस शिक्षण सूत्र का प्रभावी उपयोग कर पा रहा है? तो वो बेसिकली मूर्त से अमूर्त का प्रभावी उपयोग कर पा रहा है। शिक्षण में प्रेरणा का सबसे प्रभावी स्रोत कौन सा माना जाता है? किसको आप सबसे बेहतर स्रोत मानोगे? रुचिकर अधिगम अनुभव अनुभव अगर आप करा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर देखते हो यदि विद्यार्थी उत्तर देने में झिझक रहा है कहीं पर, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देकर भय मुक्त वातावरण बनाना चाहिए। प्रभावी कक्षा शिक्षण की पहचान क्या है? प्रभावी कक्षा शिक्षण की पहचान यह है कि बच्चे आपके क्लास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर कभी भी देते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करना चाहिए। पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले किसका निर्धारण करना चाहिए? हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को देखेंगे तभी हम आगे बेहतर कर पाएंगे। कक्षा में पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य हमेशा से एक ही होता है कि आप बच्चों में जो जरूरी व्यवहार है उसको सुदृढ़ करें। यदि शिक्षक पढ़ाते समय आवाज, हाव भाव और गतिविधियां परिवर्तन करता है, होता है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कई तरीके से भी मैंने आपको पूछा था। तो उद्दीपन विविधता है, आपको उद्दीपन विविधता वर्ड देखिए 10 क्वेश्चन आने हैं और इसमें जितनी वैरायटी है और उसमें जितने छोटे छोटे चेंजेज हैं, ऑप्शन में चेंजेस, क्वेश्चन में चेंजेस, सब करके मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि इस 500 क्वेश्चन से आपको एक भी चीज बाहर ना हो, है ना। इसलिए एक छोटे छोटे चेंजेस, कई बार आपको सिमिलरिटीज भी लगेगी, लेकिन जहां जहां थोड़ी थोड़ी भी चीजें हैं उन चीजों को मैं आपको करवा दे रहा हूं। उसके बाद देखिए, आपका प्रभावी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगम की प्रगति का पता लगाना, है ना, वर्गीकरण इत्यादि करना नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ क्या होगा? सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ होगा सामाजिक कौशल इससे विकसित होता है। यदि शिक्षक विद्यार्थी में सोचने के लिए पर्याप्त समय देता है तो ये किसका उदाहरण है? ये मेन उदाहरण है आपको बच्चे को सही वेट टाइम देना। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हमेशा हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का स्तर और उद्देश्य जैसा है उसी हिसाब से हम पढ़ाने की कोशिश करें। उसके बाद आप यहां पर देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी
उपाय क्या है? अगर कक्षा में आप अनुशासन बनाए रखना चाहते हैं तो रुचिकर और सहभागितापूर्ण पढ़ाइए, खुद अनुशासन रहेगा। किसी विद्यार्थी के सीखने की गति धीमी है अगर आपकी कक्षा में, तो आपको उनको अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण का हमेशा मुख्य उद्देश्य एक ही टारगेट होगा हमारा कि अधिगम कठिनाई को हम दूर करें। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? प्रभावी शिक्षण कभी भी आप कराना चाहें, मैं सबसे महत्वपूर्ण होगा आप संवेदनशील रहें। अभी यही प्रभावी शिक्षण पर अलग अलग ऑप्शन पहले मैं कराया था। यहां पर संवेदनशील बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के प्रति सेंसिटिव रहें। यदि विद्यार्थी स्वयं उदाहरण देने लगे तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब कि बच्चा को आप बेहतर पढ़ा रहे हैं, सक्रिय सार्थक अधिगम हो रहा है। ब्लैक बोर्ड का अगर आप उचित प्रयोग करना चाहते हैं तो शिक्षण को स्पष्ट और क्रमबद्ध बनाने के लिए करें। और यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी को लगातार फीडबैक दे रहा है तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अधिगम में आवश्यक सुधार के लिए किया जाता है। विद्यार्थी केंद्रित जो शिक्षण है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य यहां पर होगा विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता और खोज परख। एक प्रभावी शिक्षक की सफलता का जो सर्वोत्तम जो प्रमाण है वो क्या है? वो है विद्यार्थी के अधिगम एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या होगी? सबसे महत्वपूर्ण पहचान होगी बच्चों में सीखने की जिज्ञासा को उत्पन्न करना। यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर अपेक्षित उत्तर से भिन्न है लेकिन उसका तर्क उचित है, अब ये क्वेश्चन को दूसरे ढंग से पूछ लिया गया है, तर्क उचित है तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में आपको बच्चे की तर्क पर चर्चा करते हुए उचित दिशा देनी चाहिए। मतलब बच्चा जो भी अच्छा कर रहा है उस चीज को आपको फोकस करना चाहिए। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट देखिए, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो पूर्ण से अंश शिक्षण आप कर रहे हैं तो जब बच्चे विषय को आप समग्र रूप से समझाना चाहते हैं तब पूर्ण रूप से आप उसको शुरू करिए। कक्षा में विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे में हम रुचि बनाए रखना चाहते हैं, हमें क्या ध्यान देना चाहिए? विविध शिक्षण तकनीकों का हम बच्चों के लिए प्रयोग करें। कौन सा प्रभावी शिक्षण का गुण होगा? एक बार बताओ सभी लोग। प्रभावी शिक्षण का गुण होगा बच्चे के चिंतन को प्रेरित करना। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को समान सम्मान देता है तो ये किस गुण का परिचय है? तो ये गुण का परिचय है आपको निष्पक्षता का है कि शिक्षक निष्पक्ष है। पुनर्बलन का उपयोग कब तक किया जाना चाहिए? पुनर्बलन का उपयोग किया जाना चाहिए जब तक बच्चा वांछित व्यवहार है ना या सही प्रयास के बाद जो है हमें पुनर्बलन का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रभावी कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रभावी कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे की अधिगम सुनिश्चित करना। हम आए हैं पढ़ाने के लिए, आपको सिखा के जाए, ये मुख्य उद्देश्य है। यदि कक्षा में विद्यार्थी अपने आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और विषय पर केंद्रित है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे में शिक्षक को हमेशा चर्चा को सीखने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। ब्लैक बोर्ड का उपयोग करते समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो लिखते समय पूरी पीठ लंबे समय तक विद्यार्थी और करना, ऐसे करके खड़े हैं, ये नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी किसी समस्या में अनेक समाधान प्रस्तुत करते हैं तो शिक्षक किस प्रकार की सोच को यहां पर प्रदर्शित करेंगे? तो यहां पर जो है ये जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं आप सारी चिंतन है, क्योंकि अनेक प्रकार की समस्या समाधान हो रहा है, अच्छी बात है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होगी? शिक्षक की भूमिका होगी अधिगम का सुगमकर्ता बनना, है ना, जो है आसान बनना। कक्षा में प्रेरणा बढ़ाने का सबसे जो उपयुक्त तरीका हो सकता है वो क्या है? वो हो सकता है आपको विद्यार्थी की उपलब्धि की सराहना करना। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी विषय में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं तो उस केसेस में टीचर को पुनः भिन्न विधि से विषय को पढ़ाना है। हर हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को भी ट्विस्ट देखिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इस 500 क्वेश्चन में से ही आपको पूछा जाए। तो पुनः भिन्न विधि से पढ़ाना हो गया। फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फीडबैक का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम में सुधार लाना। और कौन सी विधि विद्यार्थी केंद्रित के लक्षण के अंतर्गत आता है? तो यहां पर आपका सक्रिय सहभागिता सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय स्थानीय लोकल एग्जाम्पल्स का प्रयोग करता है तो ये विषय को और अधिक सार्थक बनाता है। उसके बाद अगर देखिए उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक होता है? हमेशा उपचारात्मक शिक्षण जब भी आप देना चाहें तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा जिनको कोई किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है। शिक्षण में करके सीखना किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करता है? करके सीखना आपको हमेशा अनुभवात्मक, यानी कि बच्चे को खुद का अनुभव मिल रहा है, इसको प्रोत्साहित करता है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा? जिज्ञासा और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना वो चाह रहा है। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा अधिगम की प्रगति का पता लगाना। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इससे सामाजिक और सहयोगात्मक कौशल विकसित होते हैं। यदि शिक्षण कठिन अवधारणा को चार्ट, मॉडल और गतिविधि द्वारा शिक्षक समझा रहे हैं तो शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विषय को स्पष्ट और रोचक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
यहां पर आप देखिए प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण शिक्षक का क्या होगा? बच्चे के सीखने को सुगम बनाना। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का सर्वोत्तम जो प्रमाण है वो क्या होगा? विद्यार्थी विषय को समझकर उसका व्यवहार में अगर उपयोग करने लगे, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। प्रभावी शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक को सर्वप्रथम किस पर विचार करना चाहिए? तो हमेशा सोचना चाहिए कि बच्चे का जो अधिगम उद्देश्य है वो पूर्ति हो रहा है कि नहीं। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी विषय को शीघ्र समझ लेते हैं और कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो बच्चे की आवश्यकता अनुसार आपको शिक्षण में विविधता लाने की जरूरत है और आपको सभी बच्चे को आगे लेकर चलना है। उसके बाद देखिए कौन सा शिक्षण सूत्र अनुभवात्मक अधिगम को सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है? तो मूर्त से अमूर्त यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी समस्या पर चर्चा करने के बाद निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है, तो टीचर क्या कर रहा है? टीचर चर्चा विधि को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। प्रभावी शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए? ब्लैक बोर्ड हमेशा हमारे लिए जो है मुख्य बिंदु को क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से लिखने के लिए प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद देखिए यदि शिक्षक विद्यार्थी के प्रत्येक छोटे प्रयास की भी सराहना करता है, तो शिक्षक अच्छा है ना, बुरा टीचर नहीं है। शिक्षक क्या कर रहा है? सकारात्मक पुनर्बलन दे रहा है। और प्रभावी प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इससे बच्चे की सोच और तार्किक क्षमता इत्यादि का विकास होता है। यदि कक्षा में विद्यार्थी स्वयं उदाहरण देकर अवधारणा स्पष्ट करने लगे, इसका मतलब यह है कि बच्चा जो है किस प्रकार के, देखिए यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा बदल गया है, यहां पर अर्थपूर्ण अधिगम बच्चा करने लगा है। शिक्षण में फीडबैक सबसे कम, एक ही क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन हो रहे हैं, ये समझिएगा। ऑप्शन के तरीके बदल रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है। कई जगह पे ऑप्शन के तरीके बदले हैं, क्योंकि एक ही क्लास में सब कुछ करा रहा हूं मैं, तो सभी वैरायटी दिखा रहा हूं। अधिगम प्रक्रिया के दौरान आपको जो है फीडबैक सबसे, है ना, अधिक प्रभावी होता है। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी गतिविधि में रुचि नहीं ले रहे, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? शिक्षक को सबसे पहले करना चाहिए कि गतिविधि और शिक्षण विधि की समीक्षा करें। प्रभावी शिक्षण जो है, शिक्षक बच्चे की त्रुटियों को कैसे देखता है? तो बच्चे जो गलतियां करते हैं उसको यहां पर सीखने के अवसर के रूप में देखता है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय स्थानीय परिवेश से एग्जाम्पल लेता है, तो वो क्या है, बच्चे को विषय को अधिक से अधिक आसानी से समझ पाएंगे, है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, एक होगा कि उसमें रुचि आएगा, समझ पाएंगे, उससे रिलेट करेगा, ऐसे कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं जो सही सही होंगे। उसके बाद देखिए कक्षा में सभी विद्यार्थी को उत्तर देने का अगर आप अवसर दे रहे हैं, तो आप निष्पक्ष शिक्षण कर रहे हैं। और शिक्षण में प्रतीक्षा समय का उचित उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका जो उचित उपयोग है वो विद्यार्थी को सोचने और उत्तर व्यवस्थित करने के अवसर देने के लिए किया जाता है। यदि शिक्षण किसी जटिल विषय में छोटे छोटे भागों में, शिक्षक किसी जटिल विषय को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, तो वो पूर्ण से अंश की तरफ चल रहे हैं। सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा समूह में सीखने और सहयोग की भावना को विकास करना। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी से नियमित प्रश्न पूछते हैं, तो ये अच्छी बात है और ये बच्चे के अधिगम की निरंतर जांच कर रहे हैं। और कौन सी स्थिति प्रभावी कक्षा प्रबंधन को यहाँ पर आपको दर्शाती है? तो बच्चे विद्यार्थी को सक्रिय एवं अनुशासित सहभागिता दर्शाती है। यदि कोई विद्यार्थी उत्तर देने में बार बार असफल हो रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमें संकेत और प्रोत्साहन देकर उत्तर तक पहुंचाना चाहिए। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम में सुधार हेतु जानकारी प्राप्त करना होता है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय आवाज, स्थान और गतिविधि में परिवर्तन करता है, तो वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है? वह प्रयोग कर रहा है आपको उद्दीपन विविधता कौशल का। उपचारात्मक शिक्षण का सबसे उपयुक्त समय कब है? उपचारात्मक शिक्षण की अगर आप बात करेंगे, इसका सबसे उपयुक्त समय होगा अधिगम कठिनाई की पहचान होने के बाद, है ना। उसके बाद देखिए देखिए इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आ गए। प्रभावी शिक्षण का प्रमुख दायित्व क्या है? प्रभावी शिक्षण का प्रमुख दायित्व हमेशा होगा बच्चे की सीखने की क्षमता और आत्मविश्वास को विकसित करना। यदि शिक्षक विद्यार्थी से किसी विषय पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए कहता है, तो शिक्षक अच्छा काम कर रहा है। अभिव्यक्ति और चिंतन कौशल विकसित करते हैं। प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम प्रमाण क्या होगा? सर्वोत्तम प्रमाण होगा विद्यार्थी की स्वयं सीखने, सोचने और समस्या समाधान का विकसित करना उसके अंतर्गत। उसके बाद देखिए कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक ने देखा कि अधिकांश विद्यार्थी उत्तर याद तो कर लेते हैं, परंतु वास्तविक जीवन में लागू नहीं कर पाते। कई बार आपको थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी आ जा सकते हैं, उसको भी आपको तैयार करना है। तो ये अनुभव आधारित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए टीचर को। इसको ठीक करने के लिए एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी की जिज्ञासा को किस प्रकार बढ़ाते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रश्न एवं समस्या आधारित परिस्थितियां उत्पन्न करके, यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर गलत है लेकिन उसका चिंतन सही दिशा में काम कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या कहेंगे? सही दिशा में मार्गदर्शन देकर
उत्तर को पूर्ण करेंगे। इसमें एक अलग वैरायटी का ऑप्शन मैं पहले लाया था। ऑप्शन जैसा भी हो उसको पॉजिटिव रूप में ही आपको रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये है आपका बच्चा स्वयं गतिविधि द्वारा अवधारणाओं को खोजते हैं। मतलब किस किस टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं वो भी मैं चाह रहा हूं कि आपको जो कराया जा रहा है उसी टाइप के ऑप्शन आए। इसलिए पॉजिटिव में भी जितने ऑप्शन बन सकते हैं सभी प्रकार का मैं आपको टिक मरवा रहा हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि किसी कक्षा में विद्यार्थी एक दूसरे से सीख रहा है तो यहाँ पर बिल्कुल शिक्षक एक फैसिलिटेटर की तरह है, सुगमकर्ता, मार्गदर्शक। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या होगा? प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक अगर आप देखें यहाँ पर तो ये विद्यार्थी में व्यवहार एवं अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। यदि कक्षा में किसी प्रश्न को अनेक सही दृष्टिकोण हो सकते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? हमेशा शिक्षक को तर्क एवं प्रमाण के आधार पर चर्चा करनी चाहिए। कौन सा शिक्षक विद्यार्थी में उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करेगा? कौन सा शिक्षक करेगा जो विश्लेषण एवं कारण बताने वाले प्रश्न पूछने वाले प्रश्न पूछेगा। यदि शिक्षक विद्यार्थी को समूह में विभाजित कर समस्या हल करने को कहता है तो मुख्यतः किस किस चीज को प्रोत्साहित कर रहे हैं? वो आपके सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शिक्षण में पुनर्बलन का सबसे प्रभावी उपयोग कब माना जाता है? प्रभावी उपयोग माना जाएगा जब आप वांछित व्यवहार के तुरंत बाद पुनर्बलन दीजिए, तब वो उसका उचित जो है फल मिलता है। यदि विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपने शब्द में समझा रहा है तो ये किस बात का संकेत है? ये है कि बच्चा समझ रहा है तभी तो समझा पा रहा है, तो मीनिंगफुल लर्निंग हुई है। शिक्षण प्रक्रिया के बाद शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या होता है? शिक्षक का जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होगा वो होगा सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी गतिविधि में भाग नहीं ले रहे तो सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को सबसे पहले गतिविधि की उपयुक्त और अपनी रणनीति की उपयुक्तता, गतिविधि जरूरी है कि नहीं और रणनीति सही है कि नहीं, इस पर समीक्षा करनी चाहिए। और कक्षा में प्रभावी प्रश्न पूछने का उद्देश्य बच्चे की सोच को सक्रिय करना है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय बच्चे के पूर्व ज्ञान से अनुभव को जोड़ते हैं तो वो ज्ञात से अज्ञात का पालन कर रहे हैं। अगर एक शिक्षक जो है प्रत्येक विद्यार्थी है ना की प्रगति की नियमित रिकॉर्ड रखता है, नियमित रिकॉर्ड रख रहा है अगर वो, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अधिगम में सुधार हेतु सतत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यदि शिक्षक विद्यार्थी में किसी समस्या को अनेक समाधान खोजने को कहता है तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रोत्साहित कर रहा है। यदि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण आधार देखिए तो वो क्या होगा? तो सरल और स्पष्ट अभिव्यक्ति आधार होगा। और यदि कक्षा शिक्षक किसी विद्यार्थी की त्रुटि को सीखने का अवसर मानता है तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। इसको डेवलपमेंटल फेज में आप देख रहे हैं। कौन सी स्थिति प्रभावी मूल्यांकन को दर्शाती है? प्रभावी मूल्यांकन को नियमित फीडबैक और अधिगम में सुधार लाना दर्शाता है। यदि कक्षा में विविध विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछने से डर रहे हैं तब आपको शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको भयमुक्त एवं सहयोगात्मक वातावरण बनाना चाहिए। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सर्वोत्तम आधार होता है विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता। यदि शिक्षक पढ़ाते समय चार्ट, मॉडल और वीडियो का संतुलित उपयोग करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा बच्चे को अधिक स्पष्ट और विषय को रोचक बनाना। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन मुख्यतः किस उद्देश्य से करते हैं? उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि आप जो है अधिगम में सुधार की योजना बनाइए। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का सर्वोत्तम प्रमाण जो है वो क्या है? वो ये है कि बच्चे स्वयं सीखने और सोचने और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। एक शिक्षक कक्षा की नई अवधारणा को पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को पूर्व अनुभव को साझा करने के लिए कहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना? बच्चे के पूर्व ज्ञान से आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यदि कोई विद्यार्थी उत्तर देने में बार बार असफल हो जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे अतिरिक्त संकेत और अभ्यास उपलब्ध कराने चाहिए। प्रभावी शिक्षण का मुख्य आधार आप किसको मानते हैं? प्रभावी शिक्षण का मुख्य आधार बच्चे की सक्रिय सहभागिता को माना जाता है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण विचार करने के लिए प्रेरित करता है तो शिक्षक बहुत अच्छा है। शिक्षक को क्या कर रहा है? बेसिकली वो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं शिक्षण में उदाहरण का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो उदाहरण का प्रयोग, एग्जाम्पल का प्रयोग जब भी किया जाता है वो आसान बनाने के लिए, सरल और बोधगम्य बनाने के लिए किया जाता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी गति से सीखने का अवसर देते हैं तो बहुत अच्छे शिक्षक है वो व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान कर रहे हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम समय कब माना जाता है? ये माना जाता है शिक्षण के विभिन्न चरणों में आवश्यकता के अनुसार, मतलब जब भी जरूरत हो उसको हम लागू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यदि विद्यार्थी स्वयं किसी समस्या का समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल निरीक्षण करना और आवश्यक मार्गदर्शन करना, क्योंकि बच्चा खुद से करे तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रभावी फीडबैक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
कि समय पर दी जानी चाहिए और सुधार के लिए दी जानी चाहिए ना, किसी कमी बताने के लिए नहीं करनी चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को उनके उत्तर का कारण बताने के लिए कहता है तो वो क्या कर रहा है, वो तर्क और विश्लेषण के लिए बच्चे को प्रोत्साहित कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रमुख लाभ क्या होगा? सहयोग से सामाजिक और संप्रेषण कौशल विकसित होंगे। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं उस केस में, है ना, शिक्षक को क्या करना चाहिए ये देखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन के तरीके बदल रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि कोई भी ऑप्शन आए हमारे इस 500 में से आए, इसलिए मैं हर तरह के ऑप्शन करा रहा हूं। शिक्षण रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। कौन सी स्थिति प्रभावी पुनर्वलन का उदाहरण होता है? तो आपको मैं बता दूं कि सही प्रयास की सराहना करना यह सबसे अच्छी बात है। यदि शिक्षक कक्षा की वास्तविक जीवन की समस्या पर चर्चा करता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को वो जीवन से जोड़ना चाहता है। प्रभावी शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर आप प्रभावी शिक्षक हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थी में स्वतंत्र अधिगम की क्षमता को आप विकसित करिए। उसके बाद देख लीजिए, यदि शिक्षक पढ़ाते समय बच्चे के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनता है, ये प्रभावी कम्युनिकेशन की बात होती है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उपयोग क्यों किया जाता है? अधिगम की गुणवत्ता में सुधार के लिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी में कुछ चर्चा के बाद निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? वो कर रहे हैं बेसिकली चर्चा विधि के प्रयोग कर रहे हैं। प्रभावी शिक्षण में जो एवं प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? सक्रिय और सकारात्मक कक्षा वातावरण। यदि किसी विद्यार्थी की सीखने की गति धीमी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब कोई धीरे से धीमे सीख रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? कभी भी कोई भी बच्चा तेजी में या धीमे सीख सकता है, लेकिन हमें तो सबको साथ लेके चलना है कि नहीं? ऐसे केसेस में हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि उससे अतिरिक्त सहयोग और उपचारात्मक हम काम करें उनके लिए। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होगा? ये सर्वोत्तम उदाहरण होगा विद्यार्थी स्वयं गतिविधि के माध्यम से सीखता है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोत से जानकारी खोजने के लिए प्रेरित करता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक शिक्षक बच्चे को स्वतंत्र अधिगम के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अधिगम का सुगमकर्ता बनना होता है। यदि विद्यार्थी कक्षा में बिना भय के अपनी बात रखते हैं तो ये किसका संकेत है? ये संकेत होता है आपको कि शिक्षक का नियंत्रण, यहाँ पर क्या कहते हैं कि सकारात्मक अधिगम वातावरण है। बच्चा बिना भय के मस्ती में अपनी पढ़ाई कर रहा है। अब यहाँ पर जो है प्रभावी शिक्षण की अंतिम सफलता किससे स्पष्ट होती है? यहाँ पर बच्चे के व्यवहार, कौशल एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन से। यदि शिक्षक किसी नए पाठ को प्रारंभ करने से पहले बच्चों से उससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इस प्रकार का काम कोई टीचर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। वो बेसिकली आपको पूर्व ज्ञान का पता लगा रहा है ताकि आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ा सके। एक प्रभावी शिक्षक बच्चे की त्रुटि के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है ना? आप प्रभावी शिक्षक हो, त्रुटि के प्रति, गलती के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखोगे? उन्हें सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग मानोगे कि भाई गलती तो होती रहती है, सीखने के लिए होती है। यदि कक्षा में कुछ विद्यार्थी उत्तर देने में संकोच करता है तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? भयमुक्त और सहयोगात्मक वातावरण बनाओगे कि बच्चा कंफर्ट होके आंसर कर ले। उसके बाद देखिए, शिक्षण में उदाहरण और उपमाओं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कठिन अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है तो वो मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहे हैं? यहाँ पर अगर आप देखिएगा, अभिव्यक्ति और आलोचना चिंता का विकास कर रहा है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? यहां पर जो आधार की बात करते हैं वो आधार है आपका सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध। और उसके साथ साथ यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी के प्रति प्रतिक्रियाओं के अनुसार अपनी शिक्षण शैली को बदलता है ना, तो वो क्या है? ये बहुत अच्छी बात है। वो लचीला है और विद्यार्थी केंद्रित है ताकि वो बच्चे के लिए जो हेल्पफुल है वो कर सके। प्रभावी प्रश्न पूछने की क्या विशेषता हो सकती है? तो यहां पर अगर आप देखोगे कि प्रभावी प्रश्न पूछने की विशेषता क्या हो सकती है, तो प्रश्न विद्यार्थी के चिंतन को प्रेरित करे, है ना, तभी प्रभावी प्रश्न का अपना एक मकसद होता है, जो एक पॉजिटिव मकसद लेकर हम बच्चों के लिए चलते हैं। उसके बाद चलिए, यदि शिक्षक किसी विद्यार्थी के उत्तर को पूर्णतः सही नहीं होने पर भी प्रशंसा करता है, यह सकारात्मक पुनर्बलन है। फीडबैक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? ये होगा आपको आवश्यक जो है अधिगम में आवश्यक सुधार करना। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी गतिविधि में रुचि नहीं ले रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, गतिविधि की उपयुक्तता और पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप सहयोग और सहभागिता को प्रोत्साहित करें। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी उत्तर का कारण पूछता है तो कारण पूछ रहा है तो वो क्या कर रहा है? यानी कि मेटाकॉग्निशन जानने की कोशिश कर रहा है, तो तर्क और विश्लेषण के संकेत है ये।
प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है सीखने की प्रेरणा उत्पन्न करना। यदि शिक्षक पढ़ाते समय स्थानीय परिवेश से उदाहरण लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विषय को विद्यार्थी के अनुभव से वो जोड़ रहे हैं। यदि किसी विद्यार्थी के सीखने की गति धीमी है, स्लो है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अतिरिक्त सहयोग एवं उपचारात्मक सहायता देनी चाहिए। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रभावी मूल्यांकन का हमेशा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिगम की प्रगति का पता लगाए और सुधार करें। उसके बाद देखिएगा, आपको यदि शिक्षक विद्यार्थी में किसी भी समस्या के अनेक समाधान खोजने के लिए बच्चे को प्रेरित करता है, ठीक है, तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन जनरेट हो रही है तो क्या है वो? ये अपसारी चिंतन है, क्योंकि बच्चों में इनोवेशन वो चाह रहा है। प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है कक्षा में? तो इसके लिए आवश्यक है सरल और स्पष्ट अभिव्यक्ति। यदि विद्यार्थी स्वयं प्रश्न पूछने लगता है तो यह किसका संकेत है? तो स्वयं प्रश्न पूछने लगता है तो यह सक्रिय अधिगम और जिज्ञासा का संकेत है। शिक्षण में करके सीखना किस प्रकार के अधिगम को सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है? तो यह आपको करता है अनुभवात्मक अधिगम को। और यदि शिक्षक विद्यार्थी के उत्तर पर तुरंत सार्थक प्रतिक्रिया देता है तो इसका प्रमुख लाभ क्या है ना? इसका प्रमुख लाभ हो जाएगा कि वो अधिगम की त्रुटियों का तत्काल सुधार करता है। जो गलतियां हो रहा है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी का मूल्यांकन मुख्यतः किस उद्देश्य से करता है? हमेशा एक शिक्षक उद्देश्य उनका यही रहता है कि अधिगम में हम सुधार करें और उसके हेतु हम आवश्यक जानकारी प्राप्त करें, तुलना उलना करने के लिए नहीं करता है। यदि कक्षा में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर पा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब यह है कि आपके विद्यालय में क्लास में सकारात्मक और लोकतांत्रिक वातावरण है। प्रभावी शिक्षण का जो है अंतिम उद्देश्य ये क्या होगा? अंतिम उद्देश्य होगा विद्यार्थी की आजीवन सीखने की क्षमता का विकास करना। एक शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी से बार बार क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछता है, जो बहुत अच्छी बात है। तो वो उच्च स्तरीय चिंतन का विकास करना चाहते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी बार बार गलत उत्तर देता है तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसे संकेत और प्रोत्साहन देकर सही उत्तर तक पहुंचाना। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण आधार होगा विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता। यदि शिक्षक विद्यार्थी को वास्तविक जीवन की समस्या पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है तो वह मुख्यतः किसका विकास कर रहा है? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का विकास कर रहा है। कौन सा प्रभावी प्रश्न पूछने का गुण है? ये अगर आप देखोगे तो प्रश्न जो है विद्यार्थी के अनुभवों से जुड़े हो तो अच्छा है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी को स्वयं उदाहरण खोजने के लिए कहता है तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्रिय एवं अर्थपूर्ण अधिगम विकसित करना। कक्षा में फीडबैक का सबसे प्रभावी रूप क्या हो सकता है? फीडबैक का सबसे प्रभावी रूप यही होगा कि सुधार के सुझाव सहित तत्काल प्रतिक्रिया देना। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा को नहीं समझ पा रहे तो टीचर को वैकल्पिक यानी कि उसके इतर दूसरी शिक्षण विधि और उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य होगा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। यदि शिक्षक विद्यार्थी से को समूह में चर्चा करके निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है तो वो किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है? तो यहां पर वो जो बढ़ावा दे रहा है सहयोग को, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। कौन सा प्रभावी शिक्षक का गुण है? वो सभी विद्यार्थी पर एक अच्छा और एक समान ध्यान देता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। उसके बाद देखिए, यदि शिक्षक विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए आवाज, हाव भाव, गतिविधि में परिवर्तन करता है तो यही है वो उद्दीपन विविधता कौशल, ताकि बच्चे का अटेंशन बना रहे। यदि विद्यार्थी किसी विषय को अपने शब्द को समझा सकता है तो ये किस चीज का संकेत है? तो ये संकेत आ जाता है आपका मीनिंगफुल लर्निंग का, कि सीखे हो तभी तो समझा रहे हो। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम की प्रगति का पता लगाकर उसमें सुधार करना। उसके बाद देखिए, यदि शिक्षक विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है तो ये क्या है? ये जिज्ञासा और सक्रिय अधिगम है। मूर्त से अमूर्त सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अमूर्त अवधारणाएं विकसित करना है, यानी कि मूर्त से अमूर्त पे जा रहे हैं। यदि शिक्षक किसी विषय को चार्ट, मॉडल और गतिविधि की सहायता से समझाता है तो शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो विषय को अधिक स्पष्ट और रोचक बना रहे हैं। यदि किसी विद्यार्थी को सीखने की गति किसी की धीमी है तो क्या करना चाहिए? उनके लिए ज्यादा प्रैक्टिस कराना चाहिए और उपचारात्मक सहायता देनी चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी की सफलता का श्रेय किसे देता है? अपने आप को देता है? नहीं। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी के प्रयास और सहयोग को अपनी सफलता का श्रेय देता है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी के उत्तर को आधार पर अगला प्रश्न तय करता है, ये बहुत एक्सपर्ट वाला काम है। वैसे ये क्या है? टीचर लचीला शिक्षण कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि रिजिड होकर बैठा हुआ है कि हम यही कराएंगे, और इससे बच्चे को हेल्प मिलता है। सहयोगात्मक अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ये होगा आपको सामाजिक संप्रेषण,
सहयोग कौशल विकसित करना। यदि शिक्षक विद्यार्थी में को अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह किसका विकास कर रहे हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो प्रेरित कर रहे हैं तो इसके लिए वो विकास करेंगे आत्म मूल्यांकन क्षमता का, क्योंकि बच्चे अपना आत्म मूल्यांकन कर सके। प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम प्रमाण क्या माना जाता है? तो सर्वोत्तम प्रमाण माना जाता है विद्यार्थी के व्यवहार एवं अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना भय के अपने विचार रखते हैं तो ये किस चीज का संकेत है? ये लोकतांत्रिक और सकारात्मक कक्षा वातावरण है। एक आदर्श शिक्षक का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षा को सफल बनाना नहीं, बच्चे विद्यार्थी को आत्मनिर्भर, चिंतनशील और आजीवन सीखने वाला बनाना। यदि शिक्षक किसी नए पाठ की शुरुआत विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण से करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दैनिक जीवन से, रेगुलर लाइफ, रियल लाइफ से आप जोड़ देते हो तो ये बच्चे को नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व अनुभव से जोड़ने की कला है। यदि कोई विद्यार्थी उत्तर देते समय गलती करता है तो शिक्षक का सर्वोत्तम व्यवहार क्या होगा? ये होगा आपको अन्य विद्यार्थी से उसका जो है, अगर आप देखिए, एक मिनट, उसको संकेत देकर आप सहायता कर रहे हो, ये होगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव आंसर देना है, सही उत्तर तक पहुंचने में आप सहायता कर रहे हो। कौन सा प्रभावी शिक्षण का प्रमुख लक्षण होगा? प्रभावी शिक्षण का प्रमुख लक्षण विद्यार्थी का सक्रिय रूप से सीखना होगा। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी समस्या के अनेक संभावित समाधान पर सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है तो शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपसारी चिंतन को प्रेरित कर रहे हैं। प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वोत्तम उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थी की सोच को सक्रिय करना, ताकि बच्चा सक्रिय रूप से चीजों पर काम कर सके। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी विधि में आवश्यक परिवर्तन लाना चाहिए। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह विद्यार्थी के सीखने के लिए प्रेरित करना है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को समूह में कार्य देकर स्वयं समाधान खोजने के अवसर देता है तो वो बच्चे को कोऑपरेटिव लर्निंग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रभावी पुनर्बलन का सर्वोत्तम उदाहरण क्या होगा? कि आप सही प्रयास की समय पर प्रशंसा करिए, फालतू में नहीं, सही समय पर। यदि शिक्षक विद्यार्थी को अपने उत्तर का कारण स्पष्ट करने के लिए कहता है तो किस क्षमता का विकास कर रहा है? वो तर्क इत्यादि का विकास कर रहा है। उसके बाद यहां पर देखिए, प्रभावी जो कक्षा प्रबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना। यदि शिक्षक पढ़ाते समय बच्चे की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी योजना में परिवर्तन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगेन यहाँ पर टीचर जो है लचीले और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण में को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय पर स्वयं जो है प्रश्न पूछने लगता है, मतलब कि बच्चा सक्रिय है, सक्रिय अधिगम यहाँ पर हो रहा है। सरल से कठिन का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होगा? अगर आप देखोगे तो सरल से कठिन के लिए जो मुख्य उद्देश्य है वो अधिगम को क्रमिक और सहज बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। यदि शिक्षक किसी कठिन अवधारणा को मॉडल और गतिविधि की सहायता से समझाता है तो विषय को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने की कोशिश यहाँ पर शिक्षक कर रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर जो आपका एक शिक्षक है विद्यार्थी की उपलब्धि की सार्वजनिक सराहना करता है ना, सार्वजनिक रूप से सराहना कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो सीखने की प्रेरणा इससे बच्चों में बढ़ेगी। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम में सुधार हेतु फीडबैक देना। यदि शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न स्रोत से जानकारी एकत्र करने के लिए प्रेरित करता है तो मुख्यतः किसका विकास कर रहा है? तो यहाँ पर टीचर कर रहा है स्वतंत्र अधिगम का विकास। और यदि किसी विद्यार्थी की सीखने की गति धीमी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को अतिरिक्त मार्गदर्शन और उपचारात्मक सहयोग देना चाहिए। कौन सी स्थिति प्रभावी संप्रेषण का सर्वोत्तम उदाहरण देती है? तो ये देती है सरल, स्पष्ट और द्विपक्षीय संवाद का उदाहरण। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी के अनुभव को महत्व देता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो ऐसे केसेस में यहाँ पर जो है ज्ञात से अज्ञात का पालन कर रहा है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को अपने उत्तर का मूल्यांकन स्वयं करने के लिए प्रेरित करता है तो क्या है? आत्म मूल्यांकन, ताकि बच्चा खुद से अपना मूल्यांकन कर सके। यहाँ पर प्रभावी शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? अगर प्रभावी शिक्षण हो रही है तो इसका जो सर्वोत्तम प्रमाण है वो विद्यार्थी के व्यवहार अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन है। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना भय के अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं, ऐसा आपने माहौल मान लीजिए बना दिया है क्लास में, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सकारात्मक और लोकतांत्रिक वातावरण बनाने वाली बात है। एक आदर्श शिक्षक का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक आदर्श शिक्षक का अंतिम उद्देश्य विद्यार्थी की आत्मनिर्भरता, चिंतनशील एवं समस्या समाधान में सक्षम बनाना होना चाहिए। यदि किसी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी उत्तर तो याद कर लेते हैं लेकिन नई परिस्थिति में लागू नहीं कर पाते हैं तो ऐसे केसेस में आपको अनुप्रयोग आधारित गतिविधि का आयोजन करना चाहिए।
यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर अपेक्षित उत्तर से भिन्न है परंतु तर्क उचित है, तो हम उसके तर्क पर जरूर चर्चा करते हुए उसको जो उचित निष्कर्ष है उसमें हेल्प करना चाहिए। प्रभावी शिक्षण में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी का प्रमुख लाभ क्या है? स्थायी एवं अर्थपूर्ण अधिगम होता है। यदि शिक्षक किसी पाठ के दौरान विद्यार्थी से बार बार आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ये यानी कि मेटाकॉग्निशन को प्रोत्साहित कर रहा है, तर्क और आलोचनात्मक सोच को। कक्षा में प्रभावी प्रश्न पूछते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो कभी भी आप इफेक्टिव प्रश्न बच्चों से जब भी पूछते हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रश्न स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और विचार उत्तेजक पूछो। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी गतिविधि में रुचि नहीं ले रहे, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? गतिविधि की उपयुक्तता एवं प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आ गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन के तरीके हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। अगर अगला देखिए यहाँ पर आप यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो मुख्यतः क्या कर रहे हैं, है ना? बच्चा अनुभव साझा कर रहा है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि वो ज्ञात जो है वहां से अज्ञात की तरफ चले। एक प्रभावी शिक्षक बच्चे की गलतियों को किस रूप में देखता है? तो बच्चों की गलतियों को वो हमेशा सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। उसके बाद यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी विषय पर समूह में चर्चा करने के बाद सामूहिक निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है, तो ये ऑब्वियसली ग्रुप एक्टिविटी है, सहयोग अधिगम होता है। जो प्रभावी फीडबैक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि समय पर विशिष्ट और सुधार उन्मुख होना चाहिए, उससे फायदा होना चाहिए। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विभिन्न शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है, अच्छी बात है, वो विषय को स्पष्ट और बहुआयामी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि विद्यार्थी किसी समस्या के अनेक समाधान प्रस्तुत कर रहा है, तो तर्क के आधार पर जो है विभिन्न समाधान पर हमें निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए। कौन सा प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो विद्यार्थी की सक्रिय एवं अनुशासित सहभागिता, यह सर्वोत्तम उदाहरण होगी। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी अवधारणा को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? यह बहुत अच्छी बात है। यहां पर अर्थपूर्ण अधिगम का वो आकलन करना चाह रहा है। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर क्या होती है? तो प्रभावी शिक्षक की हमेशा सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी कि वो अधिगम का फैसिलिटेटर होता है, सुगम करता बनता है, आसान बनाता है बच्चे के लिए सीखना। यदि शिक्षक विद्यार्थी की प्रतिक्रिया के अनुसार प्रश्नों का स्तर बदलता है, तो वो लचीला और विद्यार्थी केंद्रित कर रहा है। यदि किसी विद्यार्थी के सीखने की गति धीमी है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम में सुधार हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। यदि शिक्षक बच्चे को स्वयं जानकारी खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो यह आत्मनिर्देशित अधिगम का उदाहरण है। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना झिझक के प्रश्न पूछते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक और सुरक्षित अधिगम वातावरण है, तभी वो पूछ रहे हैं। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमेशा अनुभव के माध्यम से स्थायी अधिगम विकसित करना होता है। यदि शिक्षक विद्यार्थी की उपलब्धि की सराहना करते हैं, तो ये सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। प्रभावी शिक्षक की सफलता का सर्वोत्तम जो है प्रमाण क्या है? ये विद्यार्थी के व्यवहार एवं अधिगम में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, तब हम इसको मानेंगे। यदि शिक्षक किसी जटिल विषय को छोटे छोटे चरणों में समझाता है, तो वो क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से सीखने की बात करता है। एक आदर्श शिक्षक का सबसे बेहतरीन लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो बच्चे को आत्मनिर्भर, विवेकशील और आजीवन हमेशा बच्चा सीखते रहे, इस प्रकार की सोच उसके अंतर्गत विकसित होनी चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी के किसी अवधारणा का वास्तविक जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो ज्ञान का अनुप्रयोग विकसित कर रहा है। यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर गलत है लेकिन उसकी सोच सही है, तो हमको उसको उचित संकेत देकर सही निष्कर्ष पर पहुंचाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ऑप्शन की वैरायटी को आप देखो, कभी ये करेक्ट हो रहा है, मतलब लिखने का तरीका अलग है। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? विद्यार्थी की अधिगम और व्यवहार परिवर्तन। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह किस क्षमता का विकास कर रहा है? वो आत्मनिर्देशित यानी कि खुद से बच्चा कर सके, और बच्चों में उच्च स्तरीय चिंतन को क्या विकसित करेगा? अगर आपको बोला जाएगा कि किसी चीज की परिभाषा लिखिए, तो वो नहीं होगा। यदि पौधे में क्लोरोफिल ना हो तो उसका क्या परिणाम होगा? ये बच्चों में थोड़ा सा एक अपने अलग लेवल की चिंतन विकसित करने में मदद करेगा। यदि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी निष्क्रिय दिखाई दे रहा है, तो हमेशा एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है सहभागितापूर्ण गतिविधि शामिल करें। एक बार ये भी था कि अपने पे सोचे कि हम कैसे शिक्षण विधि कर रहे हैं। ऐसे ही ऑप्शन अलग अलग आएंगे और आपको उस ऑप्शन से चूज करना है। प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर क्या करता है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वो आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीति का प्रयोग कर रहा है।
यदि शिक्षक विद्यार्थी की किसी विषय पर वाद विवाद करने का अवसर देता है तो ये अच्छी बात है। एक टीचर यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन और अभिव्यक्ति की बात कर रहा है। फीडबैक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? फीडबैक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये समय पर दिया जाए, रचनात्मक और सुधार के लिए दिया जाए। यदि शिक्षक किसी कठिन अवधारणा को चित्र, मॉडल और गतिविधि द्वारा समझाते हैं तो वो सामने यानी कि मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि विद्यार्थी स्वयं प्रश्न पूछते हैं और नए विचार प्रस्तुत करते हैं तो ये किसका संकेत है? ये डेडिकेटेडली अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो संकेत है कि बच्चा सक्रिय और अर्थपूर्ण अधिगम कर रहा है। तो प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सबसे उपयुक्त आधार क्या है? आप सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध हो, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है ना? यदि शिक्षक बच्चे को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय देता है तो वो प्रतीक्षा समय है, वेट टाइम है, जो बहुत अच्छा होता है। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? यहां पर आ गया कि हमको देखना चाहिए कि वही सेम क्वेश्चन का अलग आंसर, कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, हमारी शिक्षण कौशल कैसी है। विद्यार्थी केंद्रित का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? कि विद्यार्थी गतिविधि के माध्यम से स्वयं सीखते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी विषय में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है तो किस क्षमता का विकास कर रहा है? तो यहां पर वो कर रहा है अपनी विश्लेषण और निर्णय क्षमता का विकास। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी की उपलब्धि की सराहना करता है तो वो क्या कर रहा है? ऑब्वियसली वो पॉजिटिव पुनर्बलन है। ऐसे तो पुनर्बलन व्यवहारवादी है, लेकिन पुनर्बलन दिया जाता है, ये आप लोग जानते हैं। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य अधिगम में हमेशा सुधार और फीडबैक के लिए होना चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को समूह में किसी परियोजना पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस चीज का विकास कर रहा है? यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो बच्चों में सहयोगात्मक और अधिक जो है समस्या समाधान का विकास कर रहा है। यदि किसी विद्यार्थी के सीखने की गति धीमी है तो शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? वो उपचारात्मक शिक्षण एवं व्यक्तिगत सहायता देगा। यदि शिक्षक किसी पाठ के अंत में मुख्य बिंदु का संक्षेप प्रस्तुत करता है तो वह किस कौशल का यह उदाहरण माना जाता है? समझिए, यहां पर अगर इस प्रकार की चीजें हो रही है तो सबसे ज्यादा यहां पर है ये कंक्लूडिव कौशल है, क्योंकि पाठ के अंत में किया जा रहा है। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह है आपको विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना किसी भय के अपने विचार को रखते हैं, इसका मतलब कि क्लास में आपने लोकतांत्रिक माहौल बना के रखा है जो बच्चे के लिए अच्छा है, और ये अच्छी बात आपने की है। प्रभावी शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? बच्चों में ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन। एक आदर्श शिक्षक का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थी में आत्मनिर्भर चिंतन कौशल और उत्तरदायी नागरिक बनाना। एक शिक्षक ने देखा कि विद्यार्थी किसी सिद्धांत को याद तो कर लेता है परंतु उसका कारण नहीं बता पाता है, तो यहां पर क्या प्रॉब्लम उसके अंतर्गत हुई होगी? वो जो है कारण एवं तर्क आधारित प्रश्न अगर हम उनको पूछेंगे तो उनको और उससे हेल्प होगा। यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर अपेक्षित उत्तर से भिन्न है लेकिन दृष्टिकोण तार्किक है, जो मैंने बोला था, तो तर्क के आधार पर चर्चा करते हुए उचित निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम विकसित करना है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए विभिन्न स्रोत का उपयोग करने हेतु प्रेरित करता है तो वह किस क्षमता का विकास कर रहा है? तो आत्मनिर्देशित, अनुकरण इत्यादि मत लगाइएगा। कक्षा में प्रभावी प्रश्न पूछने की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? हमेशा यहां पर हमारा यही सोच होता है कि हम बच्चे के विद्यार्थी के चिंतन को प्रेरित करें, और अधिकांश विद्यार्थी किसी गतिविधि में सक्रिय भाग नहीं ले रहे हैं तो गतिविधि और अपनी शिक्षण रणनीति पर हमें पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी को अपने अनुभव से उदाहरण देने के लिए प्रेरित करता है, टीचर को करना चाहिए वैसे ये, अगर टीचर ऐसा करता है तो ये क्या है? ये ज्ञात से अज्ञात है, यानी कि वो जो जान रहा है वहां से अज्ञात तक जाने की शिक्षक कोशिश कर रहे हैं। प्रभावी शिक्षक बच्चे की त्रुटियों को कैसे देखता है? अधिगम के अवसर के रूप में देखता है कि गलतियां हुई है तो उससे अब सीखने का अवसर जागृत हुआ है। यदि शिक्षक विद्यार्थी के समूह को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सहयोगात्मक अधिगम एवं समस्या समाधान कौशल विकसित करना। फीडबैक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? समय पर एवं सुधार के सुझाव को की सहित प्रतिक्रिया देता है। यदि शिक्षक किसी जटिल विषय को सरल उदाहरण के माध्यम से समझाता है, यह शिक्षक की बहुत अच्छी कला है, जहां पर कि शिक्षक मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहे हैं। यदि विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपने शब्दों में समझाते हैं, यानी कि उनके अंतर्गत अर्थपूर्ण अधिगम हुआ है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सकारात्मक और सहभागितापूर्ण वातावरण। यदि शिक्षक विद्यार्थी को उत्तर देने से पहले सोचने के लिए पर्याप्त समय देता है ना, पूरा एकदम कि आपको जितना टाइम लेना है आप सोचो। यहां पर क्या है? यहां पर आपको इसी को वेट टाइम बोलते हैं, ये एक नया टर्म है, वेट टाइम जो सोचने वाला है, इसको ध्यान रखना।
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका कि किसी प्रश्न का उत्तर बच्चा नहीं दे पा रहा है तो हमें उनको हिंट देना चाहिए और वैकल्पिक उदाहरण से समझाना चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को चर्चा के बाद अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है तो वह किस क्षमता का विकास कर रहा है? विश्लेषण और निर्णय क्षमता का विकास कर रहा है। यदि शिक्षक बच्चे की उपलब्धियों की समय समय पर सराहना करता है तो वो सकारात्मक पुनर्बलन की बात कर रहा है। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अधिगम में हमेशा हम सुधार और फीडबैक देना चाहते हैं। यदि शिक्षक बच्चे को परियोजना कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वो अनुभव और सहयोगात्मक की बात कर रहा है कि बच्चा खुद से अनुभव और सहयोग पर काम करे। यदि किसी विद्यार्थी के सीखने की गति धीमी है तो शिक्षक का क्या होना चाहिए? बच्चे को सहायता और उपचारात्मक जो है शिक्षण देना चाहिए। यदि शिक्षक पाठ के अंत में मुख्य बिंदुओं का पुनर्अवलोकन करता है तो जो अंत में मुख्य बिंदु का पुनर्अवलोकन हुआ तो ये समापन कौशल है, यानी कि अच्छे से कंक्लूड कर रहा है क्लास को। बढ़िया से पढ़िएगा, कहीं पे ये होता है कहीं पे वो होता है, डिपेंड देखिएगा। प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? वो बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शित करते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना झिझक अपने विचार व्यक्त करता है तो ये किस चीज का संकेत है? तो ये लोकतांत्रिक और सुरक्षित अधिगम वातावरण का संकेत है। प्रभावी शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम परिणाम क्या है? तो विद्यार्थी में ज्ञान, कौशल और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होना। एक आदर्श शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को आत्मनिर्भर, चिंतनशील और उत्तरदायी नागरिक बनाना। यदि शिक्षक किसी पाठ की शुरुआत विद्यार्थी की जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न से कर रहे हैं तो वो क्या करना चाह रहे हैं? शिक्षक क्या करना चाह रहे हैं? ध्यान से देखिए। कुछ गड़बड़ हो गया, मैं फिर से इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं। हम लोग 400 पे थे ना? रुकिए 1 मिनट। हम लोग शायद 400 पे थे। हाँ, तो एक यहाँ पर हमारा क्या था अगला पिछला क्वेश्चन? हम्म, यहाँ पे देखिए, तो यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना झिझक अपने विचार व्यक्त करते हैं तो ये किस चीज का संकेत है? तो ये लोकतांत्रिक एवं जो है सुरक्षित अधिगम वातावरण का संकेत है। प्रभावी शिक्षण की सफलता का जो सर्वोत्तम प्रमाण है वो क्या? अगर प्रभावी शिक्षण कर रहे हैं तो विद्यार्थी में ज्ञान, कौशल और व्यवहार का सकारात्मक परिवर्तन होगा। आदर्श शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को आत्मनिर्भर, चिंतनशील और उत्तरदायी नागरिक बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि शिक्षक किसी पाठ की शुरुआत विद्यार्थी की जिज्ञासा बढ़ाने वाले प्रश्न से करते हैं, यहां पर हम लोग थे, तो सीखने के प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न करना उनका मेन उद्देश्य है। यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर आंशिक रूप से सही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही भाग जो उनका है उसकी सराहना करते हुए शेष उत्तर पर मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होगा? है ना, टीचर और विद्यार्थी के बीच का जो सक्रिय इंटरेक्शन है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी समस्या के कारण और परिणाम, है ना, दोनों पर विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो टीचर क्या कर रहा है? यहाँ पर टीचर विश्लेषण करने के लिए बच्चे को बता रहा है। और यदि कौन सा प्रश्न बच्चे में उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करेगा तो आपको जब लॉजिकल प्रश्न दिया जाएगा तभी होगा। तो यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा? बाकी सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को हमेशा वैकल्पिक उदाहरण शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावी शिक्षण जो है विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान कैसे करता है? तो आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीति, मतलब जिसको जैसी जरूरत है उसको उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी विषय पर चर्चा के बाद निष्कर्ष लिखने के लिए कहता है तो उनके अंदर जो है चिंतन कौशल विकसित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। प्रभावी पुनर्बलन का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? कभी भी आप किसी को भी प्रभावी पुनर्बलन देना चाहते हो तो सही प्रयास के तुरंत प्रशंसा करिए, वेट मत करिए, जब किया है तभी करिए। यदि शिक्षक किसी कठिन अवधारणा को विद्यार्थी को दैनिक जीवन से जोड़कर समझाते हैं तो ये बच्चों के लिए ज्ञात से अज्ञात हो गया, क्योंकि जो जानता है वहां से नहीं, जो जानता है वहां तक जाना। यदि विद्यार्थी किसी समस्या के अनेक समाधान प्रस्तुत करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
ऐसे केसेस में शिक्षक को सभी समाधान का तर्क के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सर्वोत्तम आधार क्या होता है? तो कोई भी आप अगर प्रभावी कक्षा प्रबंधन करना चाहते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम आधार होगा कि पारस्परिक सम्मान और सहभागिता हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। देखिए, जो ऑप्शन है उसमें से मैं टिक लगा रहा हूं और ऑप्शन की वैरायटी को मैं बदल रहा हूं, ताकि आपको वो लिखने के कहीं पर ये वर्ड सहभागिता लिखा है, कहीं सहयोग है, कहीं है, तो एक माइन्यूट माइन्यूट लेवल पे चेंजेस कर रहा हूं। यदि शिक्षक उत्तर पूछने के बाद कुछ समय प्रतीक्षा कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वही वेट टाइम, इसको दूसरे तरीके से पूछ लिया, वो बच्चे को सोचने के अवसर दे रहे हैं। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में हमेशा एक शिक्षक को जो है अपनी शिक्षण रणनीति की समीक्षा करनी चाहिए, है ना? क्योंकि हम कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं बच्चे को और बच्चा उसमें गलती कर रहा है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि शिक्षक विद्यार्थी की स्वयं जानकारी खोजने और प्रस्तुत करने का अवसर देता है, तो किस प्रकार के अधिगम को यहाँ पे प्रोत्साहित करता है? तो ये है आत्मनिर्देशित अधिगम, यानी कि बच्चा खुद से किन चीजों को सीख पा रहा है, उस चीजों को यहाँ पे प्रोत्साहित करने की बात हो रही है। यदि शिक्षक विद्यार्थी को अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध करने के लिए कहता है, तो यानी कि वो बच्चे को जो है तर्क और निर्णय की क्षमता विकसित कर रहे हैं। प्रभावी मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अधिगम में सुधार हेतु आवश्यक फीडबैक देना। यदि शिक्षक विद्यार्थी के को समूह में परियोजना कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली वो सहयोग, अधिगम और समस्या समाधान की बात कर रहे हैं। यदि किसी विद्यार्थी की सीखने की गति अन्य बच्चे की तुलना में धीमी है, तो क्या करना चाहिए? उनकी कमी का पता करके उनको उपचार और व्यक्तिगत सहायता देनी चाहिए। यदि शिक्षक पाठ समाप्त होने पर मुख्य बिंदु का सार प्रस्तुत करता है, कंक्लूजन प्रस्तुत करता है, तो यही वो समापन कौशल है। देखिएगा आप, मतलब आपको हर क्वेश्चन इसी वैरायटी से आपको देखने को मिलेगा। तो समापन क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे कि वो कंक्लूड करता है अंत में। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि बच्चे को सीखने हेतु प्रेरित करना और उनका मार्गदर्शन करना। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना किसी भय के प्रश्न पूछते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सुरक्षित और सकारात्मक अधिगम मिला है। प्रभावी शिक्षण की सर्वोत्तम परिणाम क्या होती है? बच्चे के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में सकारात्मक वृद्धि। देखिए, ये ऑप्शन का लिखने का तरीका देखिए, ये ऑप्शन का लिखने का तरीका देखिए। कहने का मेरा मतलब यही है कि बहुत शिक्षण कौशल में सिर्फ शिक्षण कौशल ही मुझे देना है, लेकिन उसमें भी कितनी वैरायटी कर सकता हूं, मैंने पूरी कोशिश की है। कई जगह पर आपको सिमिलरिटी लग रही होगी, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि इस क्वेश्चन में आपको हर तरह की चीजें दिमाग में जाकर बैठ जाए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को अपने अधिगम का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो क्या है? आत्म मूल्यांकन क्षमता। अब इसी को दूसरे दूसरे ढंग से लिखता है। एक आदर्श शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? कभी भी एक आदर्श शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे की आत्मनिर्भरता, विवेकशील और आजीवन सीखने वाला बनाना। यदि शिक्षक पढ़ाते समय बच्चों से यह पूछता है कि आप इसका वास्तविक जीवन में कहां पे उपयोग करेंगे, तो शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहा है, बच्चे के ज्ञान के अनुप्रयोग की बात कर रहा है। यदि किसी विद्यार्थी का उत्तर पूरी तरीके से सही नहीं है, परंतु उसमें मौलिक सोच दिखाई देता है, तो आपको उसके फंडामेंटल सोच, जो दूसरे तरह से पहले था, इसकी सराहना करते हुए उचित दिशा में आपको लेकर चलना चाहिए। प्रभावी शिक्षण में सबसे अधिक भूमिका क्या होती है? हमेशा हमें अधिगम के लिए प्रेरित और सुगमकर्ता बनाने वाली होनी चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी समस्या के कारण, परिणाम, समाधान तीनों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वो किस क्षमता का विकास कर रहे हैं? ये उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता का विकास कर रहे हैं, है ना? अगर प्रभावी प्रश्न पूछने का सबसे पूछते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन उद्देश्य क्या हो सकता है? वो केवल उच्च उत्तर प्राप्त करना नहीं, बच्चे की सोच सहभागिता से जुड़ी होनी चाहिए। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी विषय में रुचि नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने शिक्षण विधि और सामग्री की समीक्षा हमें करनी चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी विषय पर अपना अनुभव साझा करने के अवसर देते हैं, तो ये किस तरफ जा रहा है? ये जा रहा है बच्चे की ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि बच्चे के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रभावी शिक्षक बच्चे की त्रुटियों को कैसे देखता है? बच्चे की गलतियां को हमेशा सीखने के अवसर के रूप में देखता है। यदि शिक्षक बच्चे के समूह में किसी वास्तविक समय का समाधान खोजने के लिए, समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, तो यह सहयोगात्मक अधिगम और समस्या समाधान कौशल से जुड़ा होता है। प्रभावी फीडबैक का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समय पर स्पष्ट और सुधार उन्मुख होना चाहिए। यदि शिक्षक किसी कठिन विषय को चित्र, मॉडल और उदाहरण की सहायता से समझाता है, तो वह मुख्य रूप से किस चीज का पालन कर रहा है? एक शिक्षक का यहाँ पर मूर्त से अमूर्त सिद्धांत का ही वो पालन कर रहा है। विद्यार्थी स्वयं किसी विषय पर प्रश्न तैयार करने लगता है, तो ये किस चीज का संकेत है? यानी कि बच्चे ने अच्छा सीखा है, सक्रिय और गहन अध्ययन किया है, तब तो बच्चा आगे बढ़ रहा है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सर्वोत्तम आधार क्या होगा? सम्मान, सहभागिता और स्पष्ट अपेक्षा है। यदि शिक्षक
पूछने के बाद कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? बच्चे के सोचने और उत्तर व्यवस्थित करने के अवसर देना, ताकि बच्चा अपने से अच्छे से कर पाए। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने तरफ झांकना चाहिए, शिक्षण रणनीति और मैंने सही प्रश्न कराए कि नहीं, सही कंसेप्ट कराए कि नहीं, ये देखना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थी को पुस्तक के अतिरिक्त अन्य स्रोत से भी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह किसका विकास कर रहा है? तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, वो आत्मनिर्देशित अधिगम का विकास कर रहा है कि अपने से वो चीजों को समझ सके। यदि शिक्षक विद्यार्थी को अपने उत्तर का औचित्य स्पष्ट करने के लिए कहता है, तो वो तार्किक और विश्लेषणात्मक चिंतन की बात कर रहा है। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम में सुधार हेतु सही फीडबैक देंगे तो प्रभावी मूल्यांकन होगा। यदि शिक्षक बच्चे को परियोजना कार्य के दौरान समूह कार्य बांटने की बात कर रहा है कि सब लोग आपस में कार्य बांट बांट के करो, तो ये सहयोग उत्तरदायित्व की बात कर रहा है। यदि किसी विद्यार्थी की अधिगम गति अपेक्षाकृत धीमी है, तो उनको हम पर्सनल सहायता करेंगे, विशेष सहायता करेंगे, स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। यदि शिक्षक प्रत्येक पाठ के अंत में जो है मुख्य बिंदुओं का सार प्रस्तुत कराता है, तो अगेन ये समापन कौशल के अंतर्गत आता है। प्रभावी शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाई, विषय का ज्ञान होने से नहीं होगा, आप सीखने की इच्छा उत्पन्न कर दीजिए बच्चों में, है ना, कि पढ़ना है। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना भय के अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो बच्चा निश्चित रूप से कंफर्ट फील कर रहा है। यदि प्रभावी शिक्षण की सफलता की बात करें, तो इसका सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? विद्यार्थी का ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और व्यवहार में सकारात्मकता होना। एक आदर्श शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थी को आत्मनिर्भर, विवेकशील और आजीवन सीखने वाला बनाना चाहिए। यदि शिक्षक पढ़ाते समय विद्यार्थी में किसी अवधारणा की तुलना वास्तविक जीवन की परिस्थिति से करने के लिए कहता है, तो वो रियल जो कंसेप्चुअल समझ है, अनुप्रयोग की क्षमता है, इसको बढ़ाने की बात करता है। यदि कोई विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है, लेकिन उसका तर्क आंशिक रूप से सही है, तो उसके तर्क की आप सराहना करिए और उसको सही दिशा में मार्गदर्शन दीजिए। प्रभावी शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होगा? बच्चों में स्थायी अर्थपूर्ण अधिगम का अगर आप विकास कर पाते हैं, तभी आप बच्चों को प्रभावी करवा पा रहे हो। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी सामाजिक समस्या के अनेक समाधान खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो बच्चे के लिए वो क्रिएटिव और आलोचनात्मक चिंतन कर रहा है। इससे आपको सभी वैरायटी भी समझ में आ रहे होंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। उच्च स्तरीय चिंतन का सर्वाधिक विकास किससे होगा, है ना, किस प्रकार का प्रश्न से होगा? उच्च स्तरीय जो है चिंतन का विकास बच्चों के अंतर्गत। तो यहां पर आप देख लीजिए, अगर आप पूछते हो कि यदि संविधान में मौलिक अधिकार ना होते तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ता, मतलब इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने से, पूछने से बच्चे के दिमाग पे जोड़ पड़ेगा। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी गतिविधि में सक्रिय भाग नहीं ले रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गतिविधि को संशोधित करना चाहिए, है ना, बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, बच्चे के रुचि के अनुसार उसको चेंज करना चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को स्वयं उदाहरण देने के लिए प्रेरित करता है, तो किस क्षमता की बात यहाँ पर कर रहा है? तो ये बात कर रहा है, उदाहरण देने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो कंसेप्चुअल समझ की बात कर रहा है वो। यदि शिक्षक किसी विषय पर समूह चर्चा के बाद प्रत्येक समूह से निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहता है, तो वो किस उद्देश्य की यहाँ पर बात हो रही है? वो सहयोग, संप्रेषण और चिंतन कौशल की बात यहाँ पर हो रही है। प्रभावी पुनर्वलन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? जब आपने कोई अच्छा काम किया, उसके तुरंत बाद आपको अप्रिशिएट किया जाए, तो वो जेन्युइन लगता है। यदि शिक्षक किसी जटिल विषय को सरल एवं चित्रों के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे हैं या पढ़ाते हैं, ये शिक्षक की बहुत अच्छी सोच है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? मूर्त से अमूर्त पर जा रहे हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय पर अपने विचार का तर्क सहित समर्थन करता है, तो यह किसका संकेत होता है? यह संकेत होता है आपका विश्लेषणात्मक एवं अर्थपूर्ण अधिगम का, है ना। आप डिटेल में बेसिकली बच्चे को सिखा रहे हैं। प्रभावी कक्षा प्रबंधन सबका सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? सकारात्मक शिक्षक विद्यार्थी संबंध और सहभागिता। यदि शिक्षक उत्तर पूछने के बाद भी सभी विद्यार्थी में सोचने का समान अवसर देता है, यह प्रतीक्षा समय का प्रभावी उपयोग है, ताकि सभी बच्चे को समय मिले और सीख सके। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे रहे हैं, तो प्रश्न और शिक्षण, ये देखिए क्वेश्चन ऑप्शन लिखने का तरीका, दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी को पुस्तक के अतिरिक्त समाचार पत्र, इंटरनेट एवं पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो किस चीज का विकास कर रहा है? आत्मनिर्देशित अधिगम का विकास कर रहा है। यदि शिक्षक विद्यार्थी से किसी उत्तर का औचित्य और प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहता है, तो वो किस क्षमता का विकास कर रहा है? वो तर्क और क्रिटिकल थिंकिंग का विकास कर रहा है। किसका? तर्क और क्रिटिकल थिंकिंग का। प्रभावी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? अधिगम की जो गुणवत्ता है, लेवल है, उसमें सुधार करना। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी समस्या का समाधान करने हेतु समूह में प्रोजेक्ट करने के लिए देता है, तो समूह में अगर प्रोजेक्ट करने के लिए देगा, तो वो किस चीज का उदाहरण होगा? वो हो जाएगा आपको यहाँ पर सहयोग अधिगम
और समस्या समाधान कौशल। यदि किसी विद्यार्थी के सीखने की गति धीमी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत सहायता और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना चाहिए। यदि शिक्षक प्रत्येक पाठ के अंत में विद्यार्थी से मुख्य अवधारणाओं का सारांश तैयार करवाता है तो यह किस कौशल का उदाहरण है? तो ये जो है अंत की बात है, तो उद्दीपन विविधता नहीं, ये समापन कौशल की बात हो रही है। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना संकोच के प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब कि आपके क्लास का माहौल जबरदस्त है, सुरक्षित, लोकतांत्रिक एवं सकारात्मक माहौल आप बना कर रखे हैं। प्रभावी शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होना। यदि शिक्षक विद्यार्थी को अपने अधिगम पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन के अंतर्गत आता है कि बच्चा खुद से समझ रहा है। एक आदर्श शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक आदर्श शिक्षक का जो सर्वोच्च उद्देश्य होगा, सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य होगा, विद्यार्थी को स्वप्रेरित, उत्तरदायी और आजीवन सीखने वाला बनाना। यदि शिक्षक किसी पाठ की शुरुआत विद्यार्थी के पूर्व अनुभवों पर चर्चा करके करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमेशा से ध्यान रखिएगा, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। यदि कोई विद्यार्थी उत्तर देने में गलती करता है लेकिन उसका प्रयास सराहनीय है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रयास की सराहना करते हुए उचित संकेत देना चाहिए। प्रभावी शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सार्थक अंतःक्रिया। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी समस्या के विभिन्न समाधान की तुलना करने के लिए प्रेरित करता है तो वह मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहा है? तो वह बेसिकली विश्लेषण और मूल्यांकन, स्मरण शक्ति नहीं, विश्लेषण और मूल्यांकन क्षमता का विकास कर रहा है ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। कौन सा प्रश्न बच्चे में सृजनात्मकता करेगा? यदि आपको अपने विद्यालय में अधिक प्रभावी आपको बनाना हो तो क्या परिवर्तन करेंगे? बाकी ऑप्शन डायरेक्ट है, ये आपको दिमाग लगाने के लिए कह रहा है। यदि अधिकांश विद्यार्थी गतिविधि में रुचि नहीं ले रहा है तो गतिविधि को विद्यार्थी की आवश्यकता और रुचि के अनुसार हमें बदलना चाहिए। यदि शिक्षक विद्यार्थी में स्वयं प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है तो वो क्या कर रहे हैं? बच्चे की क्यूरियोसिटी और उच्च स्तरीय चिंतन, है ना। यहीं पर अलग अलग ऑप्शन, रुचि उचि भी आएगा, तो जो भी ऑप्शन हमने आपको कराया है वो जो उसमें सबसे बेस्ट है वो लगाएंगे। यदि शिक्षक समूह कार्य के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग उत्तरदायित्व देता है तो यहाँ पर उत्तरदायित्व एवं सहयोग की भावना विकसित करना होगा। प्रभावी जो फीडबैक है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि वो समय पर दी जाती है और विशिष्ट और सुधार उन्मुख होती है। यदि शिक्षक किसी कठिन अवधारणा को मॉडल, चित्र और गतिविधि की सहायता से समझाता है तो वो सामने से चीजों को दिखाकर समझाने में बिलीव कर रहा है, तो वो मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा है। यदि विद्यार्थी अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने लगा है, मतलब कि बच्चा विश्लेषण कर रहा है, आलोचनात्मक सोच को देख पा रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा है। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का सर्वोत्तम आधार क्या होगा? पारस्परिक सम्मान एवं सहभागिता देना। यदि शिक्षक प्रश्न पूछने के बाद सभी विद्यार्थी को सोचने के लिए पर्याप्त समय देते हैं तो वही प्रतीक्षा समय जो है, वेट टाइम का प्रभावी उपयोग हो रहा है। यदि अधिकांश विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं तो क्या करना चाहिए? अब यह भी देखना चाहिए कि प्रश्न और शिक्षण रणनीति, यहाँ पर यह भी ऑप्शन आता है कि हम अपने पढ़ाने के तरीके पर समीक्षा करें, वही सेम बात है। यदि शिक्षक विद्यार्थी के पुस्तक को से बाहर के स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह मुख्यतः किसका विकास कर रहे हैं? तो वो बेसिकली आत्मनिर्देशित अधिगम का विकास कर रहे हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थी से किसी उत्तर के पक्ष में और विपक्ष में दोनों में तर्क देने के लिए कह रहे हैं तो वो बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रभावी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? अधिगम में सुधार हेतु फीडबैक देना। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी सामाजिक समस्या पर परियोजना कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वह मुख्यतः किसका विकास कर रहे हैं? सहयोगात्मक अधिगम और समस्या समाधान क्षमता का। यदि किसी विद्यार्थी की सीखने की गति धीमी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे व्यक्तिगत सहायता देनी चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। यदि शिक्षक प्रत्येक पाठ के अंत में विद्यार्थी से मुख्य अवधारणाओं का सारांश लिखने के लिए कहते हैं तो ये अगेन समापन कौशल की उदाहरण के अंतर्गत आता है। प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वो विद्यार्थी में सीखने की मोटिवेशन उत्पन्न करते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थी बिना भय के अपने विचार व्यक्त करते हैं तो ये क्या है? यह सुरक्षित और लोकतांत्रिक उपागम की बात होती है। प्रभावी शिक्षण की सफलता का सर्वोत्तम प्रमाण क्या है? विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव। यदि शिक्षक विद्यार्थी को अपने अधिगम पर चिंतन के लिए प्रेरित करता है तो वह मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहे हैं? वह आत्मचिंतन और आत्म मूल्यांकन का विकास कर रहे हैं। एक आदर्श शिक्षक का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थी को स्वप्रेरित बनाइए,
उत्तरदायी बनाइए, समस्या समाधान में सक्षम बनाइए और आजीवन सीखने वाला बनाइए। अब आपने देखा था ये सभी ऑप्शन अलग अलग भी आए और लास्ट में मैंने सबको एक साथ भी रखा। तो ये दोस्तों वो सभी क्वेश्चंस थे जो आपको आपके एग्जाम में वैरायटी में पूछे जा सकते हैं। मैंने कोशिश की कि जितने भी, काफी सिमिलरिटीज भी आपको लगी होगी, लेकिन जितने भी डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस, दोस्तों एक छोटे से टॉपिक से 500 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठा करना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से ये मैं कर पाया हूं। ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर रहिएगा, कमेंट में लिंक है। और हमारी, अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी बैचेस भी लॉन्च हो चुकी है। मास्टर जी बैच सुपर टेट के लिए सभी विषय की एक एक छोटी छोटी चीजें वहां पर जो है क्लासेस, टेस्ट सीरीज इत्यादि सब कुछ कराई जा रही है। तो उसमें भी आप आके जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 529 में मिल जाएगा। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल स्टडी, टेस्ट सीरीज, बैचेस, क्लासेस, सभी सब्जेक्ट सब कुछ मिल जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, जय हिंद।